हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस। मैं हूं रमेश। इस चैप्टर को हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा था, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। आज हम रेस्पिरेशन शुरू करने वाले हैं। अगर आपने ये टॉपिक्स हमारे साथ नहीं पढ़ाई की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मौजूद वीडियोज़ को देख कर आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए समझते हैं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या होता है। रेस्पिरेशन मतलब सिंपल फूड। ये वही सिंपल फूड है जो डाइजेशन के बाद आपके पास ग्लूकोज की फॉर्म में आया है। आपको पता होगा कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया था डाइजेशन से। ये ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री कर कर फर्दर ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की सहायता से एनर्जी देता है। इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि यह सेल के अंदर होता है इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम दिया गया है। जबकि ब्रीदिंग में दो चीज़ें होती हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन बहुत सिंपल है। इनहेलेशन का मतलब होता है आप ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर ले रहे हैं, जबकि एक्सहेलेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी के बाहर ले रहे हैं। इसमें एनर्जी निकल कर आ रही है ऊपर में, इसमें एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जानते हैं ग्लूकोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में गया था। वह ब्लड स्ट्रीम से हर कोशिका के साइटोप्लाज्म में जाता है। हर कोशिका के साइटोप्लाज्म में जाने के बाद वह पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यह पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। जब ऐसा होता है तो थोड़ी बहुत एनर्जी बाहर निकल कर आती है। अब इसके बाद पायरुवेट 3 तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूज़ होता है। सबसे पहला तरीका है ईस्ट के अंदर कैसे होता है। दूसरा तरीका है हमारे मसल सेल में जब हम रनिंग कर रहे होते हैं तब कैसे होता है। और तीसरा तरीका और शानदार तरीका है जब माइटोकॉन्ड्रिया में यह पायरुवेट एंटर करता है। तो सबसे पहले तरीका जो ईस्ट में एंटर करता है तो बिना ऑक्सीजन के यह बनाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये जो इथेनॉल है ये ही शराब के फॉर्म में हमें मेडिसिन में यूज़ हुई अल्कोहल या फिर बाहर जो मिल रही है वो यही इथेनॉल है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है जब मसल्स विगरसली कार्य कर रही होती हैं तो वहाँ इतना अधिक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जबकि उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो इस केस में लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बन के बाहर आता है, जिसमें ऊर्जा तुरंत निकलती है लेकिन कम निकलती है। यह लैक्टिक एसिड ही हमें क्रैम्प यानी खिंचाव या पेन महसूस कराता है हमारी मसल्स में। सबसे शानदार तरीका है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के हेल्प से नोस्ट्रिल के सहारे बाहर आ जाती है। वाटर और एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे अधिक एनर्जी इस वाली प्रोसेस में आती है, उससे कम इस वाली में और सबसे कम इस वाली प्रोसेस में। ये जो दो ऊपर आपको दिख रहे हैं इसे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और नीचे ये वाला पार्ट जो है इसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इन दोनों पार्ट के बारे में फर्दर। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। एनारोबिक मीन्स एयर वहाँ मौजूद नहीं है। अगर एयर की प्रेजेंस में होता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनारोबिक साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वह सिंपल प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि यहाँ एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पहली प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, जबकि इसमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ही एनर्जी रिलीज होती है वह एटीपी की फॉर्म में होती है। इसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी मतलब ये एक ऐसा रुपया है जो हमारे शरीर में जहाँ पर ऊर्जा की जरूरत होती है तो यह एटीपी ही वहाँ पर काम आता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। प्लांट्स स्टोमेटा की सहायता से डिफ्यूजन करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्यान रखिएगा रात के समय यह फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्योंकि सनलाइट मौजूद नहीं होती। क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो कार्बन डाइऑक्साइड की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। रात के समय रेस्पिरेशन होता है। ध्यान रखिएगा रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरी लाइफ टाइम में कंटिन्यूअस होती रहती है। तो रात के समय जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो मौजूद ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करते हैं।
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है रात के समय पौधों से रिलीज होती है, इसलिए कहा जाता है कि कोई व्यक्ति फुलवारी में या बगीचे में ना सोए पौधों के बीच में, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड उसे घुटन कर सकती है। जबकि दिन के समय फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, पौधे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, जो वो रेस्पायर कर रहे होते हैं वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे होते हैं, और बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, और अधिक अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब जानते हैं एनिमल्स में कैसा होता है। स्थलीय जीव यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लंग्स होता है। लंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑक्सीजन को अपने अंदर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से। जबकि एक्वेटिक एनिमल्स के पास फिल्टर करने के लिए गिल्स मौजूद होते हैं। यह गिल्स पानी के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। आपने देखा होगा एक्वेरियम में एक मोटर लगाई जाती है जो एयर को पंप कर रही होती है पानी के अंदर, और बबल्स मौजूद हो रहे होते हैं। गिव रीजन में एक क्वेश्चन आता है कि एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा जल्दी ब्रीथ करते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम होती है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम होती है, इसलिए वह जल्दी ब्रीथ करके अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैसेज है जिसके सहारे रेस्पिरेशन होता है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल, फिर नेसल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज। अब जानते हैं कि ये होता क्या है। नॉस्ट्रिल ओपनिंग ऑफ नोज को कहते हैं। नेसल पैसेज, ये जो पैसेज है इसको हम नेसल पैसेज कह रहे हैं, जहाँ पर म्यूकस यानी बलगम और हेयर मौजूद होते हैं जो डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं, डस्ट को वहीं पे रोक लेते हैं। इसके बाद आता है फेरिंग्स जो ट्रैकिया से कनेक्टेड होता है। ये हमारा है फेरिंग्स जो ऊपर वाले पोर्शन को ट्रैकिया से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है ट्रैकिया जिसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद होते हैं। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ध्यान रखिएगा ये सवाल आता है, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो इस पाइप को, इस विंड पाइप को सिकुड़ने नहीं देते। क्योंकि अगर यह सिकुड़ जाएगी, जैसे ठंडी में पाइप सिकुड़ जाती है, आपके वाटरिंग पाइप जिससे आप गमलों में पानी डाल रहे होते हैं वह सिकुड़ जाती है तो पानी कम निकलता है। लेकिन हमारी ट्रैकिया में ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद हैं जो इसे सिकुड़ने नहीं देते। क्योंकि अगर ये सिकुड़ जाएंगी तो फिर एयर कम जाएगी, ब्रीदिंग स्पीड बढ़ जाएगी। यह ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स में। लास्ट में आता है एक एल्वियोलर बैग। देखिए ये लास्ट में आके बैग बन जाते हैं। इन बैग को हम कहते हैं एल्वियोलाई। इस पूरे गुच्छे को हम कहते हैं एल्वियोलर सैक। ये जो एल्वियोलाई हैं इनके आसपास जो है वो ब्लड स्ट्रीम भरा होता है। ब्लड यानी ये ब्लड के अंदर अच्छे से डूबे हुए होते हैं। जो भी ऑक्सीजन यहाँ पहुँचती है एल्वियोलाई तक वो ब्लड के अंदर चली जाती है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई में आसानी से एंटर कर लेती है। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्चुअल एक्सचेंज होता कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि एल्वियोलाई के स्टेज पर एक्चुअल एक्सचेंज होता है जिसका सरफेस एरिया भी अधिक है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रीदिंग होता क्या है। इनहेलेशन मीन्स ऑक्सीजन को लेना और एक्सहेलेशन मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना। इसमें एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ब्रीदिंग में। लंग्स लेवल पे क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन हमारे नोस्ट्रिल ने लिया है उस ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक पहुंचाया जाता है, और ये एल्वियोलाई ब्लड में डूबी हुई होने के कारण से ऑक्सीजन को आरबीसी या हीमोग्लोबिन के पास पहुंचा देती हैं। ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को टिश्यू या सेल तक पहुंचाता है रेस्पिरेशन के लिए। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन इस्तेमाल होने के बाद, रेस्पिरेशन के द्वारा इस्तेमाल होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से ब्लड से एल्वियोलर सैक यानी एल्वियोलाई में पहुंचती है और फिर लंग्स के सहारे नोस्ट्रिल और नोस्ट्रिल से बाहर पहुंच जाती है। मीन्स ये जो प्रोसेस है जो यहाँ से चली थी हमारे लंग्स तक, लंग्स से फिर बॉडी में गई, बॉडी ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया रेस्पिरेशन से। अब ये जो कन्वर्जन है उसको उसने एल्वियोलाई को दिया और एल्वियोलाई से फिर ये बाहर आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर गई थी हमारे पास ऑक्सीजन और बाहर आई कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। मुझे बहुत उम्मीदें हैं कि आप इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं।
स्पीड जल्दी होती है क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है और अधिक देने का समय इतना नहीं मिल पाता। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, पॉज करके देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।